क्या यूपीएससी का एग्जामिनर रिपोर्ट्स और इंडेक्स में इंटरेस्ट लेता है? द आंसर इज यस, अदरवाइज यू नो मी। मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा होता, मैं अपनी मेहनत और आपका टाइम दोनों खराब नहीं करता। यूपीएससी का एग्जामिनर रिपोर्ट्स और इंडेक्स में इंटरेस्ट लेता है। रिसेंटली 2023 के प्री में पूछा था यूएन वाटर की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसको हमने ऐसी एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में उस समय पर कवर भी किया था और स्टूडेंट को फायदा भी हुआ था। 2025 के प्री के लिए, 2025 के प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट रैशनल, यानी रैशनैलिटी के एंगल कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी कभी नहीं छोड़ना है, एंड मोस्ट प्रोबेबल, उसी से समझ में आएगा कौन से टॉपिक्स, कौन से रिपोर्ट्स, कौन से इंडेक्स प्रोबेबल हैं। तो मैं आपको वही रिपोर्ट्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। और देखिए बहुत ही ईजी वीडियो है, बहुत ही आराम से आप चीजें समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा, उनका लॉजिक समझ जाएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, और मैं आपको उतना पढ़ा भी दूंगा ताकि वन शॉट में ऑल द इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल रिपोर्ट्स विल बी कवर्ड फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन। इसके जो कुछ पॉइंट्स होंगे ना, वो मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्री के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेंस में भी बहुत काम आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी। और एक बात समझिए, यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने का क्या मतलब होता है। एक चीज ये भी मतलब होता है, यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछता है, यानी रिपोर्ट्स और इंडेक्स अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कितना पढ़े। अब किसी ने बोला रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो क्या हर एक रिपोर्ट लेंथ टू लेंथ ब्रेथ सब कुछ पढ़ डालेंगे, 56 पेजेस की रिपोर्ट्स पढ़ डालेंगे क्या? आंसर इज नो। रिपोर्ट्स इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पर हमें कितना पढ़ना ये भी समझना पड़ेगा। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, इनपुट आउटपुट का रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप स्टूडेंट है, आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। कितना कुछ पढ़ोगे, उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो सही रखना पड़ेगा। कौन बताएगा इनपुट आउटपुट का रेशियो सही रहेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो कैसे सही रहेगा। अब देखिए यूपीएससी का सवाल बनाने का फ्रेमवर्क समझिए, किस स्टाइल से सवाल बनाता है, आप खुद ही समझ जाओगे। 2 सेकंड मुझे दो, आप टाइप समझ जाओगे, और पूरी वीडियो में मैं आपको हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, अगर सवाल आया तो यहीं से आएगा और आपका आंसर जरूर आप मार्क करके आओगे। 2 नंबर मतलब फ्री के, इतनी मेहनत से अगर आपको 2 नंबर 4 नंबर मिल जा रहे हैं, दैट्स इट। बड़ी बड़ी बुक्स, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है जितना ये वीडियोस आपके लिए मदद कर देंगे। चलिए एक 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या बोल रहा है और क्या पूछना चाहता है। इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, यानी करंट अफेयर में कुछ हो रहा होता है तभी वो रिपोर्ट्स और इंडेक्स के बारे में पूछता है। एक लॉजिक की समझ में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड द रैंकिंग। ये पूछता है किसने ये रैंकिंग दी है, ये रिपोर्ट किसने दी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंडेक्स दिया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, रिपोर्ट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया है, यानी हर एक रिपोर्ट का ऑथर इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस मुझे बताता है। सिर्फ इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते, इसलिए कई चीजें और हैं। 2014 में भी पूछा था सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑथर पूछता है। 2016 में सवाल पूछा 2016 के प्री में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं। यानी अब हमें ये भी समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, कई रिपोर्ट्स में इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंडिकेटर्स हमें समझने पड़ेंगे। तो कौन सी रिपोर्ट्स है जहां पे इंडिकेटर्स पढ़ने चाहिए आपको, मैं समझा दूंगा। लेकिन सवाल इंडिकेटर के ऊपर भी पूछता है क्या, इंडिकेट करने के लिए कैसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बना रहे हो, इसके लिए तो इंडिकेटर में अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ऐसे करके सवाल पूछा। यस, 2012 में पूछा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, और पूछा कि देखिए सपोर्ट्स कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस किस चीज को कवर करता है। अगेन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन से डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा। यानी एक जो चीज यूपीएससी पूछता है, इंडिकेटर या डायमेंशन पूछता है। 2019 का सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यानी यहां पर पूछा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का सब इंडेक्स कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, कौन से डायमेंशन यूज होते हैं। अगेन द सेम पॉइंट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है। अगेन सवाल किसके ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। 2023 के पेपर में पूछा था, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। यानी कभी कभी किसी रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव, किसी रिपोर्ट का डेटा या की पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं की पॉइंट्स बोलते हैं, वो पूछ लेता है। एंड यहां पर सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि इंडिया इतना ढेर सारा वाटर एक्सट्रैक्ट करता है ताकि हम अपनी ड्रिंकिंग नीड्स को, सैनिटेशन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। एंड यू नो दैट कि हम एग्रीकल्चर की बहुत सारा वाटर यूज करते हैं। एंड बाय द ये रिपोर्ट मैंने पढ़ाई भी थी 2023 के प्री के पहले, इसी ऐसी सीरीज में जिसका नाम था प्रेडिक्ट देन प्रेडिक्ट फॉर यूपीएससी प्री 2023 एग्जामिनेशन। आप जाकर चेक कर सकते हैं, आज भी वो वीडियो अवेलेबल है।
आज भी वो रिपोर्ट की वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर इसको जरूर चेक कर सकते हैं। ऐसी ही सीरीज आपके लिए इस बार भी मैंने बनाई है, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2025, जहां पर 2025 के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनकी वीडियो बनाई है। यूट्यूब पर ही है, ये प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, इस सीरीज का, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनल, पीवाईक्यू का एनालिसिस, ये सब हम सिखा सके और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता सके। तो ये सारी चीजें मैंने की हैं, यूपीएससी के लॉजिक, यूपीएससी के रैशनल, यूपीएससी का कोई पैटर्न है क्या, वो सब मैंने बताने की कोशिश की है जितना मैं बता सकता हूं इस फ्री सीरीज में। और इसी सीरीज, ये जो फ्री सीरीज है, ये 5 to 10% है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना मत कीजिए, लेकिन अगर आपको फ्री सीरीज अच्छी लग रही है तो फ्री सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा। 2022 की ऐसी ही सीरीज से 10+ क्वेश्चन आए थे, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 2023 में 14+ मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, यानी 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन। एंड 2024 में 27+ क्वेश्चन आए हैं, विच मींस 54 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आए हैं। 2025 में लेट्स बी होपफुल एंड प्रे। ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको ये बता दिया तो नहीं आया तो वाह बल्ले बल्ले। अरे आपकी बल्ले बल्ले नहीं है, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर ये आएंगी तभी आपकी बल्ले बल्ले, तभी आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप भी सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आप ये प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। होपफुली आई विल ऑल्सो प्रे कि सीरीज से आपको बेहतर आउटपुट मिले, जिस तरह का आउटपुट आपको पहले मिलता रहा है उससे भी अच्छा आउटपुट आपको मिले। ये जो मैंने चीजें आपको दिखाई हैं, इनकी पूरी आपको अगर वो चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आप इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो चेक करोगे, उसी वीडियो में मैंने बता रखा है कौन से क्वेश्चंस आए हैं और विथ स्क्रीनशॉट भी लगा रखा, ताकि आप ऑथेंटिसिटी भी चेक कर लो, ताकि आपको ये बिलीव हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए कुछ चीजें समझ लेते पहले। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स किसी एक सेक्टर की एनालिसिस होती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर है, तो हेल्थ सेक्टर का पूरा एनालिसिस कोई करेगा, उसका कोई एक रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप परफॉर्म करते थे स्कूल में, तो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता था कि इंग्लिश में कैसा परफॉर्म किया, हिंदी में कैसा परफॉर्म किया, मैथ्स में कैसा परफॉर्म किया। ऐसे कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशंस है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में दिया होगा। तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स किसी एक सेक्टर का एनालिसिस होती हैं। इंडेक्स क्या होते हैं? इंडेक्स या इंडिसाइसेस क्या होते हैं? दीज आर दी रैंकिंग्स। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता था, रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ आपको एक रैंकिंग भी दी जाती थी। यूर फर्स्ट इन द क्लास, यूर सेकंड इन द क्लास, यूर लास्ट इन द क्लास। ऐसी आपको रैंकिंग भी दी जाती थी। तो अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, कोई इंटरनेशनल इंडेक्स है, तो पूरी कंट्रीज को रैंक करेगा अराउंड द वर्ल्ड। जो भी उस कंट्रीज इंक्लूडेड होंगी उस रिपोर्ट में, उनको रैंक करेगा। कोई डोमेस्टिक रिपोर्ट है, कोई डोमेस्टिक इंडेक्स है, वहां पर हम क्या करेंगे, हम स्टेट्स को रैंक करेंगे। उत्तर प्रदेश बेहतर काम कर रहा है, या महाराष्ट्र बेहतर काम कर रहा है, या बिहार अच्छा काम कर रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो रिपोर्ट्स क्या है? सेक्टर के एनालिसिस है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स रैंकिंग है। इंटरनेशनल रैंकिंग होगी तो कंट्रीज को रैंक करेंगे, डोमेस्टिक रैंकिंग होगी तो स्टेट्स को रैंक करेंगे। बहुत ईजी है। आप ये वीडियो देखोगे, आपको बहुत चीजें ईजी लगेगी और आपको आराम से ग्रैब हो जाएगा। हैव ट्रस्ट, और आपको जो चीज मैं समझा रहा हूं उसका आउटपुट आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। इंडेक्स क्या सेपरेट इवैल्यूएशन हो सकती है? हो सकता है कोई रिपोर्ट ना हो पर सिर्फ रैंकिंग हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर बेस्ड इंडेक्स हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसी के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है, तो रिपोर्ट के बेसिस पर इंडेक्स हो सकता है। रैंकिंग अलग से स्टैंड अलोन भी दी जा सकती है, उसके लिए कोई रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई इंडेक्स क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, तो थोड़ा बेसिक याद रखना चाहिए। अब हम पढ़ें क्या, व्हाट टू रीड इन द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, कितना पढ़ें। देखिए, कोई नई रिपोर्ट जब भी आती है, जनरली उसका सिर्फ ऑथर पूछता है। कोई नई रिपोर्ट होती है तो उसका सिर्फ ऑथर पूछता है, क्योंकि पहली बार फर्स्ट लेयर, मैंने आपको मल्टी लेयर अप्रोच भी समझाई है। अगर आपने ये सीरीज देखी तो आपको मल्टी लेयर अप्रोच के बारे में पता होगा। मल्टी लेयर अप्रोच का मतलब है कि जब भी कोई नई रिपोर्ट पूछता है यूपीएससी, तो सिर्फ ऑथर पूछेगा। ये मैक्सिमम अगर आप कहो तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ऑथर पूछेगा। कोई यूएन की रिपोर्ट होती है तो उसका ऑथर भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। कोई नॉन यूएन की रिपोर्ट होती है तो उसका ऑथर ऑब्जेक्टिव, या कोई डोमेस्टिक रिपोर्ट होती है तो ऑथर ऑब्जेक्टिव। यानी सिंपल शब्दों में, कोई भी रिपोर्ट हो जनरली, उसका ऑथर यानी किसने वो रिपोर्ट दी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो थोड़ा लेयर में घुस के पूछता है, उनके कुछ की पॉइंट्स, पैरामीटर्स, डायमेंशंस, इंडिकेटर्स वो पूछ सकता है। वो कौन सी है वो मैं बता दूंगा आपको। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेंथ टू ब्रेथ 50 100 पेजेस की आपको रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है। जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझ जाएंगे, बस बात बन जाएगी। इतना ही आपको समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये रिपोर्ट्स, अब ये थोड़ा सा लोड होने में कभी टाइम लग जाए तो मुझे माफ करना। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस फॉर द यूपीएससी प्री 2025। तो मैं क्या करूंगा, आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वन बाय वन हम ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ऑथर बता देता हूं। ऑथर कौन है? वर्ल्ड बैंक। अब इसने जितनी भी रिपोर्ट दी मैंने सब लिख दी है, जो जो इंपॉर्टेंट है।
तो मैं पहले आपको ऑथर बता दूंगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बता दूंगा। तो हर एक ऑथर की जितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है आपको अपने आप याद हो जाएंगी। और वर्ल्ड बैंक क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। यूपीएससी ने 2 बार सवाल भी पूछ रखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछा था 2016 में, एंड 2019 में अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछा है। एक लेयर, पहली लेयर यहां पर पूछा तो क्या पूछा यहां पर, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रिपोर्ट देता है, और यहां पर सब इंडेक्स यानी सेकंड लेयर पूछ लिया। इससे ही तो हम बोल रहे हैं मल्टी लेयर अप्रोच। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, चलिए वर्ल्ड बैंक की सबसे पहली रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकती है दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब पूरे दुनिया में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर उन्होंने क्या किया है, 108 कंट्रीज को क्लासिफाई किया है मिडिल इनकम कंट्रीज एट द एंड ऑफ द 2023, which means 2023 के एंड में 108 कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज है। एंड ऑल्सो दिस रिपोर्ट सेज दैट 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन and 40% of the global GDP is contributed by the middle income countries। तो middle income countries basically एक important जोन है जहां से आपसे यूपीएससी क्या कर सकता है, मिडिल इनकम कंट्री के ऊपर एक सवाल पूछ सकता है, मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, जो कि मैं आगे समझाने वाला हूं। व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप, ये हो सकता है इसका पूछ ले कि ये किसे कहते हैं, व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप, रिसेंटली सीन द न्यूज। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 ये बात भी करता है मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही एक है मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। तो मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसने दी है, वर्ल्ड बैंक में दी है, पहली चीज आप ये याद कर लो। एंड व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप, द मिडिल इनकम ट्रैप, this is the term coined by the World Bank, describe a situation where a country experience economic stagnation after reaching a certain level of the middle income status and hindering its transition to a high income nation। सिंपली जब इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए, एक इकोनॉमिक सिचुएशन में ऐसे पहुंच जाए जहां पर वो स्टैग्नेंट हो जाए, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पा रही है, विच मीन्स कि अगर ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एक्सपीरियंस करने के बाद, मिडिल इनकम का स्टेटस रीच करने के बाद वो मिडिल इनकम से हाई इनकम नहीं बन पा रही है, इसको हम बोल रहे हैं मिडिल इनकम ट्रैप। ये स्टैग्नेशन ऑफन अकर्स व्हेन अ कंट्री इनिशियल ग्रोथ ड्राइवर्स, जो जब कंट्री ग्रो करती है शुरुआत में तो उसके पास चीप लेबर होते हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी होती है, उसके पास रिसोर्सेज रॉ मटेरियल होते हैं, गवर्नमेंट मोर थ्रस्ट देती है जिसकी वजह से ग्रो होता है। तो वो अगर चला जाए तो कंट्रीज इनिशियल ग्रोथ ड्राइवर लाइक चीप लेबर, टेक्नोलॉजी, कैचअप बिकम्स लेस इफेक्टिव and it struggles to innovate and compete with the both low wages and high tech companies। अगर ये होने लगेगा तो वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगी, मतलब अपने आप को मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या है कि मिडिल से हाई इनकम कंट्रीज में ये ट्रांजिशन जो नहीं होता है, इसी को बोलते हैं हम मिडिल इनकम ट्रैप। इसी के ऊपर सवाल यूपी से पूछ सकता है। एंड इंडिया इज अमंग द 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप, risk of falling into middle income trap। That's why it is important, otherwise मैं समझा नहीं रहा होता आपको। Where countries struggle to transition from the middle income to the high income status, and this report notes that only 34 middle income economies have transitioned to high income status since 1990 से, यानी अप्रॉक्स 35 ईयर्स में ओनली 34 मिडिल इनकम कंट्री इकोनॉमीज ने अपने आप को ट्रांजिशन कर पाया है। सो दैट्स व्हाई, और ये याद करना बहुत मुश्किल है क्या, बताओ मुझे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने दी, वर्ल्ड बैंक ने। बताओ मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, अपने आप को मिडिल इनकम से हाई इनकम में ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या इंडिया चाइना रिस्क में है? बस इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना। आई होप धीरे धीरे आपको देखने में हो सकता है लगे ज्यादा, पर बहुत आसान है, एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे आपको बहुत आसान लगेगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आई होप इट इज क्लियर, वर्ल्ड का डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। देखिए जो मैंने डार्क कर रखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डार्क नहीं कर रहे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इनको छोड़ के नहीं चलते क्योंकि ये बेस में भी हो सकता है काम हो जाए। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024, द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ $8.8 ट्रिलियन इन 2023, मार्किंग एन 8% इंक्रीज सिंस 2020। यानी बेसिकली इंटरनेशनल डेट ऑफ द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। इनका एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है, जो कि एक वरीसम कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डेट बढ़ना, अगर वो डेट आपने अगर पैसा लिया, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, अगर आपने बहुत पैसा लिया है एंड यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर पर्सनल यूज, देन आप उसको हनीमून के पर्पस के लिए यूज कर लोगे, फिर आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो, आप उसको चुकाओगे कैसे। लेकिन अगर आपने उस पैसे को सही जगह लगाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उससे आप अर्न करोगे तो आप चुका सकते हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल डेट अगर बढ़ रहा है तो ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट यू हैव टू नो। यानी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का हाँ एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है, और इट्स अ 8% इंक्रीज फ्रॉम द 2020। यस, दैट्स द रिपोर्ट इज टेलिंग यू। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की यही बता रही है आपको। और साथ में ये भी आप समझिए डेट लेना सही है कि नहीं है।
साथ में एक कॉन्सेप्ट होता है डेट सस्टेनेबिलिटी का, वो डेट सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी जरूर समझिएगा। यस, नेक्स्ट रिपोर्ट इज बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हटा दिया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हटा दिया है, इट रिप्लेसेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। साथ में इस बिजनेस रेडी रिपोर्ट को लाया गया, वही सेम चीज है, पर हाँ अब इसको हम बिजनेस रेडी रिपोर्ट बोल रहे हैं। इसके 3 पिलर हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विसेज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। यानी क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का भी उसने सब इंडेक्स पूछा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 3 पिलर बता दिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे रेगुलेशंस है, पब्लिक सर्विसेज कैसी हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। ये बताएगा कि कौन सी कंट्री कितना बिजनेस रेडी है, यहाँ पर कितना वहां पर बिजनेसेस कर सकते हैं, कितना वहां पर बिजनेसेस सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना प्रोस्पेक्ट है, किसी कंपनी का क्या प्रोस्पेक्ट है, यानी पोटेंशियल है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट मतलब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है। ये रिपोर्ट कौन देता है, ये वर्ल्ड बैंक देता है। इस रिपोर्ट में बताया गया क्या, इस रिपोर्ट में बोला गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एवरेजेस अबाउट 25% of the total investment in the median emerging market and developing economies and has experienced a historic slowdown in the past decade। पब्लिक इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है हिस्टोरिक स्लोडाउन में। एंड सेकंड, इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय 1% ऑफ द जीडीपी एंड कैन बूस्ट जीडीपी बाय ओवर 1.5% एंड रेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय 2.2% इन द मीडियम टर्म। विच मींस कि अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को 1% ऑफ जीडीपी से बढ़ाएं तो मतलब आप जीडीपी को 1.5% बढ़ा सकते हैं और यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, विच इज कॉल्ड क्राउडिंग इन फैक्टर, विच इज कॉल्ड क्राउडिंग इन फैक्टर। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, जिसको बढ़ना चाहिए क्योंकि ये बढ़ाने से इसका ये रेलेवेंस है। ये कौन देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट देता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग, ये रिपोर्ट थोड़ी शॉकिंग नहीं है यानी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कार्बन प्राइसिंग 2024 की रिपोर्ट है, कार्बन प्राइसिंग गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। कार्बन प्राइसिंग का रेवेन्यू इन 2023 एक्सीडेड $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, रीचिंग 104 US बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि कार्बन प्राइसिंग जो रेवेन्यू है, कार्बन ट्रेडिंग आप समझते हैं, उससे जो रेवेन्यू आया है वो $100 बिलियन को भी क्रॉस कर गया फॉर द फर्स्ट टाइम, $104 पे। साथ में चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट होस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स। इंडिया चाइना लीड कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट इश्यू करने में और पैसे कमाने में। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, विच मींस एनवायरमेंट डिप्लोमेसी में इंडिया एंड चाइना आगे हैं, जहां पर हम ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स ज्यादा हैं, और जो कंट्रीज अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाती उनको हम कार्बन क्रेडिट्स बेचते हैं और उससे रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। और देखिए कार्बन प्राइसिंग का रेवेन्यू कहां पर जा रहा है, $104 US बिलियन पे जा रहा है। क्या अच्छी बात है ये खराब बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर एक इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा था। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 24 की रिपोर्ट बोलती है ग्लोबली अबाउट 450 मिलियन पीपल लिव इन द हाई पॉवर्टी एंड लो वाटर एक्सेस हॉटस्पॉट। यानी वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, साथ में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी अगर हम सबको बढ़ना है, आगे ग्रो करना है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर की अफोर्डेबिलिटी एंड वाटर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट रिपोर्ट इज पॉवर्टी, prosperity and planet pathways out of the poly crisis report 2024। poly crisis का मतलब है multiple crisis। this report is given by world bank और यहाँ पर बात होती है कि global poverty reduction has showed a near standstill during past 5 years impacted by the poly crisis। यानी ग्लोबल पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो रही, यानी पुअर पीपल ग्लोबली ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ द मल्टीपल क्राइसिस और द पॉली क्राइसिस। एंड साथ में ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी is projected to be at 7.3% in 2030 and 8.5% अभी 2024 में 8.5% है और 2030 तक इसको हम 7.3% कर लेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं उनको। यस, तो ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इज प्रोजेक्टेड टू बी 7.3% इन द 2030। ये चीज बताने का मतलब क्या है, ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि जो पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक है, ये बोलना चाहती है कि हमें पॉवर्टी वाले सेक्शन पे और काम करना पड़ेगा, लोगों को पॉवर्टी से बहुत ज्यादा बाहर निकालने की जरूरत है। और ये पॉवर्टी के जो हम निकालने का जो प्रोग्राम चलाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉली क्राइसिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हैम्पर हो रहा है हमारा पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो दीज आर रिपोर्ट्स गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, जो कि मैंने आपको एक साथ बता दी। तो वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जहां पर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी। यस, साथ में सेकंड यहाँ पर इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जहां पे डेट के बारे में बात हो रही थी, रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस रेडी मतलब कौन सी कंट्री कितनी बिजनेस रेडी है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है कंट्रीज का। कार्बन प्राइसिंग
कार्बन क्रेडिट के बारे में बात होगी यहाँ पर, साथ में इंडिया चाइना लीड कर रहे हैं। कार्बन प्राइसिंग 104 रेवेन्यू कितना हो गया, 104 यूएस बिलियन डॉलर हो गया। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। साथ में पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी प्लैनेट, ये जो रिपोर्ट है क्या बोलती है, पॉवर्टी का रिडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया बिकॉज ऑफ द पॉली क्राइसिस, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स पे काम करना चाहिए। 2023 तक कितनी पॉवर्टी, 2030 तक कितनी पॉवर्टी हो जाएगी वो भी मैंने आपको बता दी। दीज आर ऑल रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। एक बार पढ़ने में टाइम लगा, पर समझने में जितना टाइम लगा उसके बाद रिवाइज करने में कितना टाइम लगा, एक बार देख लोगे उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब दिखेगा ऑथर अपने आप टिक मार लोगे। कार्बन प्राइसिंग का ऑथर कौन है मुझे बताओ अब तो बता दो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर भी सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, और यहाँ पे आंसर क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यही है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस, आउटलुक का मतलब एनालिसिस। देखिए एक रिपोर्ट थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस। जहां पर भी ये वर्ड देखें आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द वर्ल्ड। जैसे हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है इंडिया में, डिफरेंट सेक्टर को एनालाइज करते हैं, सबको हम एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे। ऐसे पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सर्वे क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और ये देगा कौन भाई, इसके नाम में ही मतलब है, इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गॉट द पॉइंट, यस। यही देखता है रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड क्राइसिस, यही देखता है बीओपी रिलेटेड क्राइसिस, तो ये आईएमएफ का काम भी है। तो इसी ने रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025, जहां पर ये ग्लोबल इकोनॉमीज के ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। और इन्होंने बोला, आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था ग्लोबल इकोनॉमीज ग्रोथ टू बी मच लोअर एट 2.8% इन 2025 एंड 3% इन 2026। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, 2.8% 3% ग्रो होगी। बट डिस्पाइट ऑफ दीज रिविजन्स, इंडियाज रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू टू सेट इट अपार्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। यानी इंडिया ग्रो करता रहेगा, और यहां पे दिखाया भी कि किस तरह से 2.8 और 3% की ग्रोथ रेट वर्ल्ड की है। यूएसए 1.8 1.7, चाइना 4% एंड इंडिया 6.2 6.3% से हम ग्रो करेंगे, विच मींस हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिलिएंट बन रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया आर ऑन द फिस्कल ईयर्स बेसिस 2025 रेफर कीजिएगा यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। ये 2025 का है, ये 2026 का, एंड ये सोर्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द आईएमएफ, ये अप्रैल 2025 का डेटा। यस, ठीक है। साथ में एक दूसरी भी रिपोर्ट है जिसका नाम है फिस्कल मॉनिटर। फिस्कल मॉनिटर मतलब जो फिस्कल इंडिकेटर्स होते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उनके कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन। ये रिपोर्ट बोलती है, कौन देता है, आईएमएफ देता है। एक्सकेलेटिंग अनसर्टेनिटी एंड पॉलिसी शिफ्ट आर रीशेपिंग द फिस्कल आउटलुक। यानी अनसर्टेनिटी बहुत हो रही है, साथ में ग्लोबल पब्लिक डेट प्रोजेक्शन हैव बीन रिवाइज्ड अपवर्ड, while tariff, market volatility, increased defense spending and challenging foreign aid are intensifying the risk। सिंपल शब्दों में बोलूं, डिफेंस में जो हम जितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो हम फॉरेन एड, जो हमारा चैलेंजिंग फॉरेन एड है, साथ में जो टैरिफ्स हैं, जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, और साथ में जो हमारा डेट बढ़ रहा है, उन सब एक कंसर्न है जो कि हमारे फिस्कल हेल्थ को थोड़ा सा डिग्रेड करता है। गॉट द पॉइंट, यस। तो एस्केलेटिंग द अनसर्टेनिटी एंड पॉलिसी शिफ्ट्स आर रीशेपिंग द फिस्कल आउटलुक। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को, इन ग्लोबल सिनारियोज को ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट कितना है, टैरिफ क्या हो रहा है, मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी का इंडेक्स भी बढ़ गया था। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने उसके बारे में बात भी की थी। तो फिस्कल मॉनिटर 2025 पे बात करता है, जिसके बारे में आपको होता है। साथ में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आईएमएफ का काम ही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड क्राइसिस या बीओपी रिलेटेड क्राइसिस को देखना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देगा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देगा, आईएमएफ देगा। और हमारे अगर इंडिया में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती तो कौन देता, आरबीआई देता। यहां से नाम भी याद कर सकते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 इज गिवन बाय द आईएमएफ, एंड दिस रिपोर्ट टेल्स दैट द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क रिमेन्स एलिवेटेड, यानी अभी भी रिस्क बहुत है, रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल इंपैक्ट फॉर मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर थोड़े से कंसर्न है। द इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स रेज पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी डेट बढ़ रहा है, एक्सकेलेटिंग द फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। तो अगर आप इन दोनों को भाई हर एक रिपोर्ट को और आप एनालाइज करने के लिए साथ में भी देख सकते हैं। तो फिस्कल मॉनिटर जो बोल रहा है वही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता रहा, अगर ये चीजें होती रही, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। दिस इज व्हाट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2025 गिवन बाय द आईएमएफ। कौन कौन सी रिपोर्ट देता है आईएमएफ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और वर्ल्ड बैंक कौन सी देता था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, याद रहेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक गिवन बाय
IMF, देन फिस्कल हेल्थ, क्या था, फिस्कल मॉनिटर, एंड लास्ट क्या थी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. These reports are given by the IMF. Next, let's move to the WTO, World Trade Organization. 1995, 30 years कंप्लीट हो रहे हैं. WTO इंपॉर्टेंट हो सकता है. WTO की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, और वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहां पे लिख दिया कि हाँ कौन देता है. वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इज गिवन बाय द WTO. ग्लोबल ट्रेड आउटलुक का मतलब अगेन एनालिसिस. ट्रेड का मतलब है कि जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं ग्लोबल, पूरे विश्व में. तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक कौन देगा? WTO. ट्रेड फॉर ट्रेड, WTO, यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलता है? ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 0.2% इन 2025. मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स में. तो गुड्स में जो ट्रेड है वो डिक्लाइन करेगा 2025 में बाई 0.2%. 2024 में 2024 इंडियाज रैंक अमंग द लीडिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स, एक्सक्लूडिंग द इंट्रा EU ट्रेड, जो उनके अंदर का ट्रेड होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं, ड्रॉप टू 14th while its share of the global merchandise trade remains steady at the 2.2%. तो हमारा पूरा मर्चेंडाइज में कितना हमारा शेयर है? 2.2% का. एंड साथ में बोल रहा है कि इंडियाज रैंक जो है वो डिक्लाइन हुई है, ड्रॉप हुई है, 14 पे पहुंच गई. मतलब हम मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं. यस, हम गुड्स का एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं. थर्ड, सिमिलरली इंडियाज रैंक अमंग द मेजर मर्चेंडाइज इंपोर्टर्स एक्सक्लूडिंग द इंट्रा EU ट्रेड फेल टू 7th एंड विद द शेयर अनचेंज एट द 3.4%. और हम बोल रहे हैं कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसकी भी रैंक में हम गिरावट हुई है, और वो शेयर जो है हमारा लेकिन 3.4% है. सो दिस इज द ट्रेड रिपोर्ट फॉर इंडियाज कॉन्टेक्स्ट में बता दिया मैंने, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया. वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में 0.2% का डिक्लाइन रहेगा मर्चेंडाइज में, गुड्स में, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसा रहेगा, एक्सपोर्ट में क्या रहेगा, इंपोर्ट में क्या रहेगा, हमने दोनों बता दिया आपको. वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड आउटलुक गिवन बाय द WTO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यस, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट याद रखिएगा. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चलते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. एंड दिस ग्लोबल जेंडर गैप, मतलब इस रिपोर्ट में क्या होगा, जेंडर गैप के बारे में बात करोगे. 4 डायमेंशन में चीजें कर रहे होंगे कि भैया जेंडर में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के नाम पर कितना वेरिएबिलिटी है, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट. वुमेन को पॉलिटिकली इंपावर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोकसभा में ज्यादा सीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. तो 4 डायमेंशन, ये 4 डायमेंशन में चीजें ये कवर होती हैं. 4 डायमेंशन है. तो ग्लोबल जेंडर गैप के ऊपर सवाल पूछ चुका है, ऑथर पूछ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अब सवाल पूछ सकता है कौन से डायमेंशन है. इंडियाज वाज रैंक 129th, रैंक 127 इन 2023, 5th इन साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान. तो बताइए 129th रैंक, और हम क्या रैंक हमारी कम हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्या खराब हो गए हैं या ठीक हो गए? इंडियाज अमंग द कंट्रीज विद द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकल गवर्नेंस, अबाउट 44%. दैट इज अ गुड थिंग. इंडिया का विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नेंस में ज्यादा है. एंड दिस टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैंने पहले ही बोला, पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटीज, प्लीज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज पर पढ़ के जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से आर्टिकल प्रोविजंस पढ़ के जाइएगा, और देखिएगा कौन सी चीज मैंडेटरी है. साथ में शेड्यूल 11 एंड 12 एक बार जरूर देखिएगा. यस, तो इंडिया इज अमंग द कंट्रीज विद द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकल गवर्नेंस, अबाउट 44%. एंड 4 डायमेंशन में चीजें करते हैं. दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024. नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन? मतलब पहले हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड कर रहे होंगे, अब उसको हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल बेसिस पे लाने होंगे, सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी होगी. एनर्जी का ट्रांजिशन उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंडिया की रैंक 63 इंप्रूव फ्रॉम द 67 इन 2023. इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, विच मींस वी आर वर्किंग हार्ड टू मेक श्योर कि हमारा ट्रांजिशन जो है फॉसिल फ्यूल बेस से नॉन फॉसिल फ्यूल बेस में रहे, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की बेसिस पे रहे. 3 पैरामीटर्स है, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड शिफ्ट ऑफ फॉसिल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस, कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक द विंड एंड द सोलर एनर्जी, जिसके बारे में यहाँ पर बात हुई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में. तो मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, मैंने आपको कुछ चीजें रैंक भी बता दी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है बता दिया, साथ में पैरामीटर्स भी आपको बता दिए. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स गिवन बाय द WEF विथ एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ये तीनों मिलकर ये रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. एंड इंडिया इज रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो क्या एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस में हम क्या बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या बताती है? साथ में इस रिपोर्ट को क्या वर्ल्ड बैंक के हम कार्बन प्राइसिंग वाली रिपोर्ट से मैच करके देखें
तो क्या समझ में आता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। साथ में ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि क्या आज की जो करंट जनरेशन है इज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस वन। पीछे वाली जनरेशन से आज की जनरेशन क्या बेहतर लाइफ जी पा रही है, एंड दैट इज व्हाट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स गिवन बाय द WEF। एंड डायमेंशन किस में होंगे, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क एंड प्रोटेक्शन। इन 5 चीजों में हम कंपेयर करेंगे कि क्या आज की जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से बेहतर लाइफ जी रही है या नहीं जी रही। साथ में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। ग्लोबल रिस्क मतलब पूरे ग्लोब को क्या रिस्क है, किन चीजों से रिस्क है, ये रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मेजर ग्लोबल रिस्क है क्या इन द नेक्स्ट 2 years, कौन कौन से रिस्क हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, मुझे बताइएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सोसाइटल पोलराइजेशन एंड साइबर इनसिक्योरिटी, ये जो चीजें हैं ये अगले 2 साल में मेजर रिस्क होने वाली हैं, ग्लोबल रिस्क। एंड नेक्स्ट 10 years में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी एनवायरमेंट, critical changes to Earth's system and biodiversity loss. These can be the biggest risk, global risk in the next coming 10 years. This is the Global Risk Report 2025 given by the World Economic Forum. Next is Global Competitiveness Report और इसी इस बेसिस पर इंडेक्स, इस तो जहां पर इंडेक्स भी देता है रिपोर्ट के बेसिस पर मैंने स्लैश करके इंडेक्स भी लिखा है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड इंडेक्स रिपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ द कंट्रीज टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू देयर सिटीजन। ये बोलता है कौन सी कंट्री अपने लोगों को कितना हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। सो ये इसी के बेसिस पर क्या करता है, कंट्रीज को रैंक करता है। हमें इतना ही समझना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या बताती है वो रिपोर्ट, ये बताती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इंडिया की रैंक इंप्रूव हुए 39 इन 2024 फ्रॉम द 54 इन द 2021 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। तो रैंक थोड़ा इंप्रूव हुई है, यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सेप्ट द सिनेरियो अभी जो पहलगाम में हुआ है, दैट वी आर सैड फॉर, पर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे लोग सिक्योर हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी सिक्योर है इंडिया में, और उनके साथ ईज एंड हम्बलनेस एंड ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपने आप को प्रेजेंट करें। साथ में टॉप 3 USA is number 1, Spain is number 2 and Japan is number 3 in the travel and tourism development index given by the World Economic Forum. तो World Economic Forum की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर देम। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द UN बॉडीज। तो जो यूनाइटेड नेशंस की कुछ बॉडीज हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उन पर चलते हैं, और यहाँ पर ही UN वाटर की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में सवाल भी पूछा था। यस, आइए पहले बॉडी पे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पे। UNDP की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, GSNI 2023, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, एंड दिस क्वांटिफाइज द बायसेस अगेंस्ट द वुमेन, कैप्चरिंग पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन रोल। सो ये विमेन एक इंपॉर्टेंट थीम है, एंड सोशल नॉर्म्स एंड विथ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि ये जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स देता कौन है, तो बस आपको इतना याद रखना है कौन देता है, UNDP देता है। और UNDP की मोस्ट पॉपुलर रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहां पर बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, हेल्थ, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, और साथ में हम HDI के साथ साथ एक HDI और काउंट करते हैं, इंट्रोड्यूस द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI का मतलब क्या है कि हम जो पर कैपिटा CO2 इमिशन है उसको इंडेक्स करके भी एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएंगे। इंडिया की रैंक 2024 में थी 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। रैंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इस रिपोर्ट के बेसिस पर कौन कौन से इंडेक्स हैं, एक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की। इसमें इंडिया की जो वैल्यू थी 0.437 एंड वाज रैंक्ड एट 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देता है UNDP अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा भी है 2012 में, जो कि मैं आपको हिंट करके बता भी रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। यस, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। 415 मिलियन पीपल moved out of poverty in India within just 15 years from 2005 to 2019-20। yes, तो 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग, तो 415 मिलियन का मतलब के कितने करोड़ लोग हैं, 41.5 करोड़, यानी अप्रॉक्स 42 करोड़ लोगों को हमने ग्लोबली पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अराउंड 1.1 बिलियन पीपल, अप्रॉक्स 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन acute मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 112 कंट्रीज। मतलब हमारे यहां पर 110 करोड़ लोग, पूरे ग्लोबली 110 करोड़ लोग, 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अभी भी अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
पॉवर्टी में रह रही है। इसका मतलब है कि आपको ग्लोबली पॉवर्टी रिड्यूस करना पड़ेगा और इस रिपोर्ट को उधर उससे कनेक्ट कीजिए जो रिपोर्ट ये बोल रही थी कि पॉवर्टी जो है स्टैंड स्टिल पे हो गई है पॉली क्राइसिस की वजह से। याद है पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट आपको अब याद आ रही होगी। तो चीजों को बेहतर रूप में समझने के लिए हमेशा थोड़ा सा कंपेयर भी करना चाहिए। यस, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड में कंपेयर करते हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर देखते हैं। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस के ऊपर देखते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स के रूप में देखते हैं। तो एक ग्लोबल एमपीआई है जहां पर 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स हैं, और एक इंडिया में है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी आगे बताऊंगा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गिवन बाय द नीति आयोग, दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसके भी 3 डायमेंशन है पर 12 इंडिकेटर्स है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो 2 इंडिकेटर एक्सक्लूसिव है हमारे लिए वो कौन से हैं। ऐसे सवाल पूछ लेगा तो फंस जाएंगे, इसलिए जरूर पढ़ के जाइएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। जो मैंने आपको बताया, समझाया, डेटा भी समझा दिया ताकि आप इस मेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज भी कर सकते हैं। तो यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर एजुकेशनल है तो एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस ये कौन देता है? यूनेस्को देता है, इतना ही जानना है इसमें। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी यूनेस्को एजुकेशन, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को। यस। फिर यूएनसीटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, किस तरह से ट्रेड डेवलप हो रहा है। तो यहां पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई है, यानी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, एफडीआई का क्या चल रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 3 सोर्स इंडिया के कौन कौन से हैं? सिंगापुर, देन मॉरिशस एंड देन यूएसए। तो आपको ये 3 टॉप एफडीआई सोर्स याद रखने हैं। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 बोलता है कि 3 एफडीआई के सोर्सेस हैं, सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएसए। सब अपडेटेड करके टिल डेट तक अपडेट करके मैं आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट किसकी है? यूएनसीटेड की। ये बोलता है डेट में बढ़ा हुआ है, डेट सर्ज हुआ है। इन 2023 ग्लोबल पब्लिक डेट रीच हिस्टोरिक पीक ऑफ द $97 ट्रिलियन। तो आई होप रिपोर्ट जब भी होती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन कई रिपोर्ट देते हैं, हम उनको पैरेलल में चीजों को समझ सकते हैं, बेहतर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। एक अगर कभी भी डेटा को मैनिपुलेट करेगा तो दूसरी, तीसरी, चार रिपोर्ट्स आप डेटा कंपेयर करते हैं तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। एंड डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द यूएनसीटेड। तो यूएनसीटेड की 3 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ में यूएन देसा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ कुछ सोशल अफेयर्स करके, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है आई थिंक, तो देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है, यूएन देसा। तो यूएन देसा की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड्स विमेन 2020। तो ये 2020 में रिपोर्ट आई थी, अब इसको 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं और विमेन के पर्सपेक्टिव में है। तो ये रिपोर्ट अभी तक पूछी नहीं गई है। एक बार अगर ये रिपोर्ट पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये पूछ सकता है डायमेंशन क्या है। तो वर्ल्ड विमेन 2020 ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट गिवन बाय द यूएन देसा, जहां पर बात करते हैं जेंडर गैप के बारे में, विमेन पॉलिटिक्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, पोजीशन ऑफ पावर कितना होल्ड कर रही है, एजुकेशन में कितना पार्टिसिपेशन है, एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल कम हुआ या नहीं हुआ। इन 5 पैरामीटर में चेक करते हैं कि विमेन कहां पर स्टैंड करती हैं, विमेन का क्या विमेन का क्या स्टैंड चल रहा है इस समय पर दुनिया में। तो 2020 की ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। साथ में यूएन देसा यूएनसीटेड के साथ मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बनाता है। तो आप कभी प्रॉब्लम में ना आ जाए कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसकी है। तो इसलिए ये रिपोर्ट आपको पढ़ना जरूरी है कि अगर ये रिपोर्ट पढ़ ले तो इसका ऑथर कहीं आप वर्ल्ड बैंक ना मार के आओ, क्योंकि प्रोस्पेक्ट देखते आप वर्ल्ड बैंक ना मार दो। इसलिए मैंने ये लिख दिए ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 इज गिवन बाय यूएन देसा अलॉन्ग विद द यूएनसीटेड। साथ में यूएन वाटर की रिपोर्ट थी, यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके ऊपर यूपीएससी ने अगेन सवाल पूछ चुका है, तो अब ये सवाल जाहिर सी बात है पूछेगा नहीं। ये मैंने ऐसे बताया भी था, ऐसे ही बैठ के एक समय पर बता रहा था आपको कि यूएन वाटर की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। और एक वीडियो और बनाई थी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर, वहां पर मैंने इस रिपोर्ट का पूरा खोल के इन चीजों के बारे में समझाया भी था। यस, तो यूएन वाटर की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। देखिए लेबर है तो लेबर से आप वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। थोड़ा सा याद करने का तरीका समझिए, रिपोर्ट्स होती हैं तो उनका तरीका निकालिए ताकि एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच जाए। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रियल वेजेस ग्रू बाय 1.8% इन 2023 and are projected to grow by 2.7% in 2024, marking the highest increase in the over 15 years. After falling in 2022, it has recovered now.
तो ग्लोबल वेज 2022 में फॉल हुए थे, जाहिर सी बात है आफ्टर कोविड इंपैक्ट, और उसके बाद अब धीरे 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 फिर से ग्लोबल वेजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 1.8% का इंक्रीज है 23 में एंड 2.7% का इंक्रीज है 2024 में। तो ग्लोबल वेजेस बढ़ रहे हैं एंड अराउंड 9.5% ऑफ इंडियन वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज द लो पेड वेज वर्कर। तो हमारे यहाँ पर 9.5% इंडियन वर्कर जो हैं लो पेड वेज वर्कर्स हैं, ऐसा क्लासिफाई किया है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024 में आईएलओ ने। और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 इज 13%, द लोवेस्ट इन द 15 ईयर। 15 सालों का सबसे कम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 13%। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि हाँ ठीक है, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी यूथ को ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं। 64.9 मिलियन अप्रॉक्स 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ आर द लोवेस्ट सिंस द 2000। तो हमारे यहाँ 2000 से अगर देखें इन 25 सालों में हमने मतलब लोवेस्ट है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। तो यूथ को मतलब नौकरी मिल रही है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड ऑफ द आईएलओ बोल रहा है। साथ में इंडिया के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करें तो इंडियाज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 10.6%, लोअर देन द ग्लोबल एवरेज बट स्टिल कंसर्निंग ड्यू टू द लार्ज यूथ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर हाँ ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारा यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, बट अगेन हमारे पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन है और हमको अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड पाना है तो इस यूथ को एम्प्लॉयड जरूर करना पड़ेगा, इसको स्किल देनी पड़ेगी एंड अप्रोप्रिएट स्किल देकर इसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड वेज रिपोर्ट इज गिवन बाय द आईएलओ और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 टाइटल है इंटरवुमेन लाइफ्स एंड थ्रेड ऑफ होप। एंड इस रिपोर्ट में बोला गया है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन है 2024 में एंड दिस इज प्रोजेक्टेड टू 10.3 बिलियन 2080 में। 2080 में 10.3 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। साथ में इंडिया की अभी पॉपुलेशन है 2024 में 146 करोड़ एंड 2062 में हम कम से कम 170 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे लिए बड़ा इजी है पॉपुलेशन वाले गोल्स अचीव करना, जिस बाकियों में हम बहुत दिक्कत में आते हैं। एजिंग कंट्रीज में अगर देखें तो जापान एज कर रहा है, साउथ कोरिया एज कर रहा है एंड इटली एज कर रहा है। दीज आर सम कंट्रीज दैट यू कैन रिमेंबर जहां पर पॉपुलेशन एज कर रही है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट गिवन बाय द यूएनएफपीए पॉपुलेशन का एस्टिमेट बता रहा है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के लिए भी। साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट सोफो देता है। तो यहां पर आप याद रखिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के फॉरेस्ट की रिपोर्ट यानी सोफो भी ये देता है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एफएओ अलॉन्ग विद द यूनिसेफ WFP WHO एंड IFAD ये सब मिलकर क्या देते हैं? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। यानी इसका ऑथर तो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ऑथर एक होगा और बाकी सब ऐसे लिख के नहीं दिए होंगे। स्टेटमेंट बना सकता है कि हाँ बोल सकता है, अलोन लिख सकता है कि FAA अलोन, वो गलत हो जाएगा। आई होप किस तरह से सवाल बना सकता है वो भी समझ रहे हैं आप। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज, फूड सिक्योरिटी हो, फॉरेस्ट हो, फिशरीज हो, ये सब कौन दे रहा है? FAO। साथ में एग्रीकल्चर का आउटलुक मतलब एग्रीकल्चर का एनालिसिस FAO अलॉन्ग विद द OECD, ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर का आउटलुक देते हैं। सो एग्रीकल्चर का आउटलुक में क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर की एनालिसिस होगी। सो दीज आर दी रिपोर्ट्स गिवन बाय द FAO। साथ में वर्ल्ड फिशरीज में बोला गया है विद द 8% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इंडिया रैंक्ड सेकंड इन द एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में 8% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन रैंक हमारी कितनी है? रैंक हमारी सेकंड है एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में। तो दैट इज गुड फॉर अस और हम फिशरी सेक्टर में और भी बेहतर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज and agriculture outlook given by the FAO. These are the reports and these are the important things. Next is UNICEF children के लिए yes, remote learning reachability program. तो learning reachability UNICEF education, UNICEF Friday for Future दोनों मिलके क्या देते हैं? climate children's climate risk index, climate risk से कितना children impacted हैं। साथ में child का nutrition report given by the UNICEF। इस nutrition report में बोला गया 27% of children live in the severe child food poverty globally. And also in India, 40% of the children suffer from the severe child food poverty. Second highest in the South Asia after the Afghanistan. तो हमें ये चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है हमें चाइल्ड फूड पॉवर्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ खाना नहीं बल्कि न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। तो हिडन हंगर किसे बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट गिवन बाय द यूनिसेफ। अगेन चिल्ड्रन से जितने रिलेटेड रिपोर्ट है मैक्सिमम यूनिसेफ ही दे रहा है, आप इससे भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू स्टेबलाइज एट 2.3 बिलियन बाय 250 एंड साथ में बाय 2050 by 2050 India is expected to have the world's largest child population at approximately 350 million, accounting for 15% of the global total. So these are the things that is important from the state of world's children report. And साथ में mental health is very much important. Mental health of the children and the young youth
सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट गिवन बाय द WHO along with the UNICEF, ये रिपोर्ट बोलती है 1/3 of the mental health conditions emerge before the age of 14 and half before the age of 18. Yes, तो प्लीज अर्ली एजेस में भी चिल्ड्रंस के मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाली जितनी चीजें हैं उनको कैटर करना पड़ेगा, उनको बेहतर चीजों को समझने की पावर देनी पड़ेगी और उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो दीज आर द रिपोर्ट्स गिवन बाय द यूनिसेफ दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स 2025 पर्सपेक्टिव। यूएन की एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और आपको पता है एसडीजी 2015 में आए थे, 2030 में कंप्लीट होंगे, 2025 में 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडिया की रैंक 109 है आउट ऑफ 116 कंट्रीज एंड ऑन एवरेज ओनली 16% ऑफ द एसडीजी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू मीट ग्लोबली बाय द 2030। यानी क्या ग्लोब वर्ल्ड क्या ट्रैक पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए? आई थिंक नो, ओनली 16% ऑफ द एसडीजी टारगेट्स आर ऑन द ट्रैक टू बी मेट बाय द ग्लोब और वर्ल्ड वाइड बाय 2030। यस, एंड साथ में यही सॉल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय द सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क और इसमें बोलते हैं कि कौन देश हैप्पी है। इंडिया रैंक इंप्रूव टू 118 फ्रॉम 126, तो 126 से हम 118 में आ गए, यानी हम थोड़ा ज्यादा खुश हो गए हैं शायद। स्टिल वी आर बिहाइंड द चाइना, हम चाइना से फिर भी पीछे हैं, नेपाल से भी पीछे हैं और हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो मतलब अगर आप पाकिस्तान, चाइना और नेपाल से पीछे हो हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो थोड़ी सी शर्म की बात जरूर है। साथ में म्यांमार एंड अफगानिस्तान आर डूइंग वर्स देन इंडिया, हमारे म्यांमार और अफगानिस्तान वर्स कर रहे हैं, पर पाकिस्तान, नेपाल एंड चाइना दे आर एट दी बेटर साइड इन द हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो यहाँ पर लोग ज्यादा खुश हैं, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है आप जानो। वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ द वुमेन इन द डेवलपमेंट, तो यूएन वुमेन की एक रिपोर्ट है एंड दिस रिपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गिवन बाय द यूएन वुमेन। वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट, वुमेन एक थीम इसलिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यूएन वुमेन देता है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। साथ में ये रिपोर्ट बोलती है 2 billion women and girls lack access to any form of social protection such as cash benefits, unemployment insurance, pensions और health care। तो ये रिपोर्ट ऐसा बोलती है कि विमेन की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है ग्लोबली, इसको ठीक करने की और जरूरत है। साथ में वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स ये देते हैं और साथ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज गिवन बाय दी वाइपो अलॉन्ग विद द कॉर्नेल एंड द इंसीड बिजनेस स्कूल। ये तीनों मिलकर क्या देते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कि ग्लोब में कैसा इनोवेशन हो रहा है और इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कहां पर हैं। दीज आर दी यूएन एजेंसीज जिनकी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द एनवायरमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट की कुछ रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। एनवायरमेंट की कुछ रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, ये तो आप जानते हैं। ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो या इमिशन गैप रिपोर्ट हो, कौन देता है? यूएनईपी देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट याद रखिएगा। साथ में इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 में बोला गया है टॉप एनवायरमेंट जीएचजी इमिटर एब्सोल्यूट नंबर में कौन है? चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया। साथ में पर कैपिटा अगर देखें कतर, ये कतर है, कतर फर्स्ट पे, देन यूएई एंड देन सऊदी अरेबिया। साथ में इंडिया रैंक्स थर्ड इन द टोटल जीएचजी एमिशन कंपेयर टू चाइना फर्स्ट पे एंड यूएसए सेकंड में। दिस इज गिवन बाय द यूएनईपी इमिशन गैप रिपोर्ट। साथ में यूएनईपी की एक रिपोर्ट और है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2024। इसमें ये बोलते हैं कि ट्रैक द पब्लिक एंड द प्राइवेट फाइनेंस फ्लोज टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, कि भाई एनवायरमेंट के लिए आप नेचर के लिए कितना फाइनेंस दे रहे हो। दिस रिपोर्ट टेल्स अस दैट एंड दिस इज गिवन बाय द यूएनईपी। और यूएनईपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स। फूड वेस्टेज कितना कौन कर रहा है उसके ऊपर ये इंडेक्स है। यहां पर मेजर द फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड द कंज्यूमर लेवल। साथ में इन 2022 द वर्ल्ड वेस्टेड 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड। तो अगर वेस्टेज ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं पर वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फायदा नहीं है। प्रोड्यूस करने के बाद उसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तो उसको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में डाल के उसको टमाटर को केचप बनाना पड़ेगा। यस, तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 ये बोलता है कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और वैसे भी हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अर्थ लोगों की नीड के लिए बहुत है, ग्रीड के लिए नहीं है। अगर आप ऐसे वेस्ट करते रहेंगे और प्रोड्यूस करते रहेंगे, अंधाधुंध काम करते रहेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यूएनईपी के 4 रिपोर्ट याद रखिएगा, अडेप्टेशन, इमिशन, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एंड फूड वेस्ट इंडेक्स। साथ में स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन, इन्होंने दिया है प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब होता है
द डे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपासेस द कैपेबिलिटी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू इफेक्टिवली मैनेज। अगर हम जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और उसको मैनेज करने की जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है, अगर वो सरपास कर जाएगा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं, जिस डे में कर जाएगा उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। रिसेंटली अर्थ विटनेस द प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑन September 5, 2024। 2023 में जुलाई 28 जुलाई था, लेकिन 2024 में ये 5 सितंबर है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, अपडेट हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। ये कौन देता कौन है प्लास्टिक ओवरशूट डे? स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन। साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, और वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड वाइड फंड गिव्स द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024, और जहां पे बात हुई है 73% डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस अक्रॉस द ग्लोब इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज गिवन बाय द वर्ल्ड वाइड फंड। साथ में यूएनसीसीडी की रिपोर्ट है ग्लोबल लैंड आउटलुक। आउटलुक का मतलब है एनालिसिस, अगेन लैंड का, पूरी दुनिया के लैंड का एनालिसिस। साथ में ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, ड्रॉट भी कहाँ आएगा? लैंड में, यस, यूएनसीसीडी। एंड ड्रॉट, वर्ल्ड ड्रॉट एटलस 2024, ये नया है इसलिए ये पूछा जा सकता है। यूएनसीसीडी कौन क्या देता है? वर्ल्ड ड्रॉट एटलस 2024, और इसमें यूएनसीसीडी एंड यूरोपियन कमीशन ज्वाइंट रिसर्च सेंटर, ये दोनों मिलके दिया है, इन्होंने मिलके दिया है वर्ल्ड ड्रॉट एटलस। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा यूएनसीसीडी की। साथ में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 दिया है, क्लाइमेट से ही है, मीटरोलॉजिकल, क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट एंड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तीनों सॉरी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज गिवन बाय द जर्मन वॉच। तो WMO को 2 रिपोर्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एंड क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, याद रखिएगा इस चीज को। यस, जर्मन वॉच देता है क्लाइमेट रिस्क, तो रिस्क कौन बताता है क्लाइमेट में? जर्मन वॉच। यस, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा। यस, साथ में जर्मन वॉच अलॉन्ग विद द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, दे गिव अ रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग है और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग है, दोनों में डिफरेंशिएट करिएगा। यस, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें पैरामीटर्स कौन से हैं? GHG मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, दीज आर 4 पैरामीटर्स, और इंडिया की रैंक इज 10 एंड नो कंट्री इज इन द टॉप 3 पोजीशन। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया बेहतर कर रहा है, हमारी 10वीं रैंक है। टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है, विच मीन्स अभी भी ग्लोब जो है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बेहतर काम नहीं कर पा रहा। साथ में UNCBD की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, आउटलुक मतलब अगेन एनालिसिस, बायोडाइवर्सिटी, तो पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी का एनालिसिस करेंगे CBD। यस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ये रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट, पूरी इकोलॉजी को किस चीज से थ्रेट है, रिपोर्ट 2024। एंड दिस रिपोर्ट बोलती है थ्रेट इज ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, वाटर स्ट्रेस, फूड इनसिक्योरिटी, ड्रॉट, फ्लड्स, साइक्लोन एंड राइजिंग टेम्परेचर। एंड मोस्ट वनरेबल इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका एंड द साउथ एशिया। दिस इज इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2024 गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। साथ में वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूएन हैबिटेट देता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट में बोला बाय 2040 2 billion urban resident will experience 0.5% rise in the temperature, with 14% of the cities transitioning to drier climates, over 900 cities becoming more humid. ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट दे रही है, यूएन हैबिटेट दे रहा है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, जहां पर ये बात बता रहा है। सब में सी लेवल राइज थ्रेटन्स ओवर 2000 कोस्टल सिटीज, एक्सपोजिंग 1.4 billion people to risk like flooding and storm surges, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। साथ में अर्बन एरियाज इन इंडिया फेस सिग्निफिकेंट रिस्क from the riverine flooding, which is growing at a rate of 3.5%, 3.5 times faster than the rural areas. तो आपको याद रखनी पड़ेगी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट गिवन बाय द यूएन हैबिटेट, जहां पर सिटीज को किस बात के लिए रिस्क है उन चीजों के बारे में डिस्कस हो रहा है। साथ में स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव 2023 का ये बोलता है हिमालयाज टू लूज 50% ऑफ द आइस इफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय द 2.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, हिमालय में 50% आइस को हम लूज कर देंगे। ये कौन बताया? स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव 2023। यस, तो ये क्रायोस्फीयर की रिपोर्ट हो गई। दिस इज ऑल फ्रॉम दी आई थिंक एनवायरमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट सेक्शन से इतना ठीक है। उसके बाद अगर अदर हम थोड़ा मिसलेनियस में चले, मिसलेनियस में ग्लोबल हंगर इंडेक्स गिवन बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, एंड दिस ट्रैक्स द हंगर ग्लोबली। 4 इंडिकेटर को यूज करते हैं, अंडर नरिश्ड, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये वेस्टिंग और स्टंटिंग में क्या अंतर है, और मोर्टेलिटी तो जानते हैं आप। वेस्टिंग और स्टंटिंग का अंतर पढ़ के जाइएगा, शायद आपसे कंपैरिजन में या 2 स्टेप में पूछ भी ले।
India's rank 105 among 127 countries behind श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान की 109 है, यानी यहां पर हम पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हंगर में, लेकिन फिर भी हम श्रीलंका को हम बीट नहीं कर पा रहे हैं, नेपाल हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे। तो ये हमारी कंडीशन है। साथ में यूपीएससी ने 2016 में सवाल भी पूछा था ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के ऊपर। यस, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, साथ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA कुछ रिपोर्ट्स देता है, एनर्जी के ऊपर है तो एनर्जी के ऊपर रिपोर्ट देता है। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस हो, चाहे ग्लोबल EV आउटलुक हो, चाहे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो, चाहे इंडिया एनर्जी आउटलुक हो। एनर्जी का आउटलुक मतलब एनालिसिस, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये कौन देगा? एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। साथ में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वॉक फ्री फाउंडेशन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देता है और ये बोलता है कि मॉडर्न स्लेवरी बढ़ रही है। इंडिया हैज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द पीपल इन द मॉडर्न स्लेवरी with an estimated 11 million victims equating to a prevalence of 8 per 1000 people. That is the case. मॉडर्न स्लेवरी जिसको समझ में आएगी मुझे बताइएगा मॉडर्न स्लेवरी होती क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि इसके बारे में बात हो रही है। साथ में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इसमें हम कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे आप मुझे बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव ओरिएंटेशन वाली जो स्कीम्स या रिपोर्ट्स या इंडेक्स होते हैं वो यूपीएससी नहीं पूछता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स गिवन बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इन 2024, इसमें बोलते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया इज रैंक 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.5 एंड रीजनली इंडिया रैंक थर्ड इन द साउथ एशिया बिहाइंड नेपाल एंड श्रीलंका। तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ किस तरह से हम काम कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ कितना फॉलो हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं। साथ में इनइक्वालिटी इंडेक्स इज गिवन बाय द ऑक्सफैम एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, एनर्जी का ट्रांजिशन कैसा हुआ ये देता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वो देता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। साथ में वाइपो और कॉर्नेल मिलकर क्या देते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो दीज आर दी समथिंग्स मिसलेनियस जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। साथ में डोमेस्टिक कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं, ये हमने ग्लोबली बात कर ली है। आइए हम थोड़ा सा डोमेस्टिक रिपोर्ट्स और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जैसे फिस्कल मॉनिटर था, फिस्कल रिपोर्ट था, ऐसे ही फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, दिस इज गिवन बाय द नीति आयोग। यहाँ पर फिस्कल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एम्स टू इवॉल्व एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। बाय द वे, आप चिंता मत करो, इतना ढेर सारा मैंने आपको समझाया, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐप में आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे एक सीरीज होगी जिसका नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, वहां पे 2 रुपए लिखा होगा, 2 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, कंटेंट सेक्शन में आपको ये रिपोर्ट्स की PDF मिल जाएगी, तो आप उसको जाके वहां से रिवाइज भी कर लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार रिवाइज कर लेंगे, यू आर गुड टू गो। एग्जामिनेशन में बस आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको जितना समझा दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल आप पढ़ते जाओ, इसको मैंने बता दिया, ऐप कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, आप तो बस अरे रुको भाई थोड़ा सा और है, समझ लो, उसके बाद वहां पर रीड करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बोलता है कि एम्स टू इवॉल्व एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ओडिशा लीड्स द इंडेक्स फॉलोड बाय द छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला फेस सिग्निफिकेंट फिस्कल चैलेंजेस। साथ में की इंडिकेटर्स क्या है कि हम टैक्स बॉयंसी को चेक करते हैं, डेट टू GDP रेशियो चेक करते हैं, और इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि कौन कैसा स्टेट परफॉर्म कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय द नीति आयोग। For 24.82, approx 25 crore Indians escape multi-dimensional poverty in last 9 years. पिछले 10 सालों में हमने 25 करोड़ लोगों भारतीयों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। स्टीप डिक्लाइन इन द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो फ्रॉम 29.17 इन 2013-14 टू 11.28 इन 2023। साथ में ऑल 12 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिकेटर शोज सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। और ये 12 इंडिकेटर कौन से हैं जरूर जाके पढ़िएगा, और कौन से 2 डिफरेंट है वो भी पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट, यानी हम कितना एक्सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर हैं। एंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय द नीति आयोग अलोंग द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस। साथ में लीड्स रिपोर्ट इज गिवन बाय द DPIIT। RBI कुछ रिपोर्ट देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट था वो IMF देता था। RBI क्या देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है, डिजिटल पेमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, UPI कितना हो रहा है, डिजिटली कितना पे हो रहा है, ये सब कौन देता है, RBI देता है। साथ में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये क्राइम के बारे में बताता है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसकी है, NCRB की। एक्सीडेंट, डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट, ये सब कौन देता है, NCRB देता है। एंड साथ में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
यूडाइज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों मिलकर देते हैं एजुकेशन का असेसमेंट रिपोर्ट। तो एजुकेशन असेसमेंट कौन देता है? ये देते हैं। साथ में टाइगर स्टेटस रिपोर्ट, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइगर का स्टेटस पढ़ के जाएगा, टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, इनके बारे में पढ़िएगा। बिग कैट्स नंबर इन द कंट्री 2018 में 2967 था, 2022 में 3682 है। मध्य प्रदेश स्टेट विद द हाईएस्ट टाइगर नंबर्स, मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 एंड तमिलनाडु में 306। सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे लिखी है। साथ में रिजर्व विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, यहाँ पे उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटका 150, नागरहोल कर्नाटका 141, बांधवगढ़ एमपी 135, दुधवा यूपी में 135, मुदुमलाई तमिलनाडु 114, काजीरंगा 104, काना 105 एंड सुंदरबन 100। These are the number of tigers in the significant tiger reserves with the highest tiger population. Yes, reserves with the no tigers, कौन कौन से रिजर्व में टाइगर है नहीं? डंपा मिजोरम में, कामलांग अरुणाचल में, कवल तेलंगाना में, सतकोशिया उड़ीसा में एंड सह्याद्री महाराष्ट्र में, इनके पास कोई भी टाइगर नहीं है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व्स कहे जाते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में टाइगर स्टेटस रिपोर्ट इन्हीं के बारे में बताता है। साथ में एक नेशनल कोल इंडेक्स है गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जहां पे हम कोल के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सो दीज आर डोमेस्टिक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। तो मैंने आपको ये पूरी पीडीएफ दे देनी है, जहां पर मैंने आपको बताया। इनको लेने के बाद जो मैंने आपको एक बार समझा दिया है, एक बार और आप रीड कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले एक बार और रिवाइज करना है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद रिपोर्ट से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा एंड दे आर प्रीटी मच इट। और यहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है देखने में बहुत लगे बड़ा, लेकिन है इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार रीड करेंगे आपके अंदर बैठ जाएगा। साथ में इन रिपोर्ट्स को, इंडेक्स को आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।